सीधे गुवाहाटी से, उस गुवाहाटी से जहां पे देश की निगाहें हैं। देश की निगाहें क्यों है? क्योंकि देश राजनीति में दिलचस्पी रखता है और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले यहां देखना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां पे मौजूदगी है उन 50 विधायकों की जो किंग मेकर की भूमिका में है, यानी उनमें वो पावर है, वो ताकत है जिसके जरिए महाराष्ट्र की सरकार को वो खतरा में ला चुके हैं। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाती हूँ, एक बार इधर की तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। यहाँ से अभी असम के सीएम का काफिला गुजरा है, यानी उनके राज्य में इस तरीके का डेवलपमेंट है तो उनकी निगाहों में भी है। एक तरफ वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी जा रहे हैं दौरा करने, लेकिन यहाँ से भी उनका काफिला गुजरा है। हम मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत भी की है। यही वो जगह है जहाँ से, क्योंकि ये हाईवे है और हाईवे के बगल में ही यहाँ पे ये रेडिसन होटल है जहाँ पे विधायकों की मौजूदगी है। तो एक बार फिर से मैं ये पूरा कैंपस, ये पूरा परिसर कि कैसे देश के कोने कोने से मीडिया कर्मियों की मौजूदगी इसलिए है क्योंकि हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं यहाँ से वो तस्वीरें और वो बड़ी बातें जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि शिंदे खेमा अगली प्लानिंग क्या कर रहा है, उसकी प्लानिंग में अब क्या कुछ है। लेकिन अब मैं आपको सीधे लिए चलूंगी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और खर्च किया जा रहा है। ये आसाम के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे वो चेहरा जो अब राजनीति पे फ्रंट पे आके इस पूरे प्रकरण में अपने आप को सामने रख के शिव सैनिकों को लीड कर रहे हैं। प्रशांत के पास मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ। प्रशांत, इस वक्त आपको ताजा घटनाक्रम बताएंगे कि मुंबई के किन किन इलाकों में यानी शिव सैनिक दफ्तर में क्या चल रहा है, मातोश्री में क्या चल रहा है, एनसीपी खेमे में यानी शरद पवार क्या करें, ये तमाम बड़ी बातों के लिए सीधे प्रशांत का रुख करते हैं। ये सियासी महाभारत भले ही महाराष्ट्र की है, लेकिन देश भर की निगाहें इस पर लगी हुई है। और आखिर ये जो पल पल घटनाक्रम बदल रहा है कि क्या होगा आखिर महाराष्ट्र की सियासत का, क्योंकि बागियों पर कार्रवाई के लिए भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। नोटिस उन्हें दे दिया गया है, सोमवार शाम 5 बजे तक उन्हें जवाब देना है। उधर जब न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात की गई शिंदे गुट की ओर से, उन्होंने कहा ये समय सीमा ही गलत है, हम इसे भी चुनौती दे सकते हैं, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, नया गढ़ बनाने का फैसला ले सकते हैं। ये तमाम फैसले हो रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अब सड़कों पर टकराव के तौर पर भी देखने को मिला है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और नारेबाजी हो रही है। इस महाराष्ट्र में पल पल सत्ता की सियासत के लिए घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या करेगा एकनाथ शिंदे, जो कि एक साथ 50 से ज्यादा विधायकों की मौजूदगी का दावा एकनाथ शिंदे गुट कर रहा है इस वक्त गुवाहाटी में। ऐसे में कई ऐसी और चीजें हैं जो इस पूरी महाराष्ट्र की सियासत को अब पूरे देश भर में आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रही है। हर कोई समझना चाहता है क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, किसकी होगी सत्ता, क्या ये ठाकरे सरकार रहेगी या चली जाएगी, पावर किसके पास है, अब ये नंबर गेम किसके पास है। अपने अपने दावे, लेकिन लगता है कि लड़ाई अभी आगे और लंबी चलने वाली है। एक के बाद एक दावे अपनी अपनी ओर से, अपनी अपनी तरफ अब नंबर का दावा किया जा रहा है। लेकिन चुनौती दी जा रही है एकनाथ शिंदे गुट को कि आप तो मुंबई आकर ही बताएं आप में कितना दम है, और अगर दम है तो बाल ठाकरे का और शिवसेना का नाम छोड़कर चुनावी मैदान में उतर कर दिखाएं। एक के बाद एक खबरें, लेकिन गुवाहाटी पर भी नजर है रीमा आपके पास, जहां पर अब शिंदे गुट मौजूद है। बिल्कुल, शिंदे ग्रुप की दोपहर 12 बजे से लेकर अभी तक एक बड़ी बैठक चल रही है और बड़ी बैठक के जरिए अगली प्लानिंग क्या हो, अगली स्ट्रैटेजी क्या हो, इसकी तैयारी चल रही है। और खबर तो अब ये मिल रही है कि ये मामला डिप्टी स्पीकर राज्यपाल से भी 2 कदम आगे बढ़ चुका है। अब ये मामला कहां पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं शिंदे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अजय चौधरी वो चेहरा है जिनको जो ठाकरे ग्रुप है उसने मौका दिया है, उन्होंने उनको चेहरा बनाया है। अब ये बातें नागवार गुजर रही है शिंदे खेमा को, और शिंदे खेमा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कल उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से क्या इस याचिका को लेकर सुनवाई के लिए वक्त मिलता है? आनन फानन में मिलता है, 1 हफ्ते में मिलता है, ये सब कुछ कल अपडेट होगा। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी यही है, लेकिन हमारे न्यूज 18 के सहयोगी ने जब अजय चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने बागियों को लेकर, शिंदे खेमा को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो बातें सुनवाते हैं, फिर बड़ी जानकारी सीधे गुवाहाटी से देंगे हम आपको। हमारे साथ अजय चौधरी हैं जो विधायक हैं शिवसेना के और नए चीफ व्हिप भी चुने गए हैं।
चौधरी साहब, नया चीफ व्हिप आपको चुन लिया गया है, लेकिन क्या लगता है कि वो वैलिड रह पाएगा? क्योंकि जब भी मामला संख्या बल का होता है तो संख्या बल तो बागी गुट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वो सभागृह में अपने पार्टी का लीडर चुनने का, उसको रखने का अधिकार पक्ष प्रमुख या पक्ष के पार्टी के अध्यक्ष को होता है। उस सभागृह में, सदन में या जो भी कार्रवाई होती है वो सब कायदे कानून के मुताबिक होती है। मुझे क्या लगता है इसके लिए हो गया ऐसा नहीं है। और आपने गए 3 दिन में बहुत सारे घटना तज्ञों की बातें सुनी हैं, बहुत सारे जानकारों की बातें सुनी हैं, और ये कोई उद्धव जी ने अपने दिल से यानी खुद को लगता है इसके लिए नियुक्त तो हुआ, इसे नहीं है ना। उन्होंने नियुक्त करने का पत्र आदरणीय उपाध्यक्ष के पास सौंपा, उन्होंने भी कानूनन सबका सलाह लिया, उसके ऊपर टिप्पणी बनी और उसके बाद में उन्होंने मेरे नियुक्त का पत्र ऑफिशियल जारी किया, मुझे दिया, पार्टी को दिया। लेकिन यहां संजय राउत के तीखे तेवर देखे जा रहे हैं उन बागी विधायकों के खिलाफ। वो सीधे चुनौती उन्हें दे रहे हैं। किस अल्फाज में, आप खुद सुनिए। और ये 3 तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से अब वार पलटवार हो रहा है। विरोध प्रदर्शन सड़कों पर भी देखा जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। सड़कों पर जहां बागी विधायकों के पुतले जलाए जा रहे हैं, दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। बड़ी तादाद में अब सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल एकनाथ शिंदे के घर के बाहर भी एकनाथ शिंदे समर्थकों ने बड़ी तादाद में शक्ति प्रदर्शन किया था। और उसके अलावा अब शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब संजय राउत ने मोर्चा संभाला हुआ है हमेशा की तरह शिवसेना की तरफ से, और वो सीधे चुनौती दे रहे हैं उन बागी विधायकों को कि अब कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। यानी कि चुनौती ये कि दम है तो चुनावी मैदान में एक बार उतर कर दिखाइए। और एक ऐसी ही बात जो कि गुवाहाटी में अब तय होनी है कि अगला कदम आखिर एकनाथ शिंदे गुट का क्या होने वाला है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, रीमा क्या आप ताजा अपडेट? बिल्कुल, शिवसेना में बगावत की ये बात नहीं है। छगन भुजबल गए तो क्या था, बाला साहब ठाकरे थे। जब नारायण राणे गए तो क्या था, बाला साहब ठाकरे थे। जब राज ठाकरे गए तो भी बाला साहब ठाकरे थे। मौजूदा वक्त में जब शिंदे ने गुवाहाटी के होटल का रुख किया तो बाला साहब ठाकरे नहीं है, उद्धव ठाकरे अकेले पड़े हैं। लेकिन क्या सत्ता की इस लड़ाई में, कुर्सी की इस लड़ाई में इस जंग को उद्धव ठाकरे जीत पाएंगे? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आपने खुद के बाप के नाम पर मांगे, शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में अब सीधी जंग शुरू हो चुकी है। अब ये तय हो गया है कि शिवसेना का सत्ता संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा। इसकी बानगी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में दिखने भी लगी। कहीं आगजनी हुई तो कहीं पोस्टर फाड़े गए। आरोप है कि शिवसैनिकों के गुस्से को भड़काने का काम किया शिवसेना नेता संजय राउत के इस बयान ने। आने तो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। संजय राउत के तेवर ऐसे ही तल्ख नहीं हुए। इसकी बड़ी वजह बागी विधायकों का वो दावा है जिससे ठाकरे परिवार पूरी तरह हिल गया है। बागी विधायकों ने किसी भी पार्टी में विलय से इनकार कर दिया है। अब वो शिवसेना में रहकर अलग गुट बनाने की बात कह रहे हैं, और इस गुट का जो नाम बागी विधायकों ने रखा है
उससे ही शिवसेना में खलबली मच गई। बागी विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके गुट का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे होगा। बागी विधायकों ने बाला साहब के नाम से ठाकरे शब्द हटा दिया। बाला साहब के नाम पर बागी विधायकों का दावा उद्धव ठाकरे को रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने बागियों को चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर राजनीति करें। उद्धव की बात को ज्यादा तीखे तेवर में संजय राउत ने कहा, जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है ये जो शिवसेना है वो हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी, वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं। शिवसेना यहीं तक नहीं रुकी। कार्यकारिणी की बैठक में उसने क्लियर कर दिया कि जो लोग बाला साहब का इस्तेमाल राजनीति के लिए करेंगे उन पर लीगल एक्शन होगा। ये 6 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, उसमें से 6 रेजोल्यूशन है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास है। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के साथ जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो। संजय राउत ने बागियों को चैलेंज किया तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं की। उद्धव सरकार में गृह राज्य मंत्री और अभी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद दीपक केरसकर ने कहा कि शिवसेना विधायक दल के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, तो असली शिवसेना तो वही है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना ये न मान्य करना ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। शिवसेना में बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है, किसकी शिवसेना असली है और किसकी नकली, इस पर फैसला करने के लिए अब सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष हो रहा है। पहली चाल चली है शिवसेना ने। इस वक्त शिवसेना 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ शिवसेना ने बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिक सड़क पर आ गए हैं। शिवसैनिकों ने नागपुर, पुणे और मुंबई में हंगामा किया। कई जगहों पर बागी विधायकों के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, पोस्टर तक फाड़े गए। बागियों के खिलाफ शिवसेना वैसे ही लड़ रही है जैसे वो पहले अपने विरोधियों के खिलाफ लड़ा करती थी। अब ये लड़ाई बेहद खतरनाक हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस लड़ाई को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे क्या करते हैं और बागियों के खिलाफ उनका अगला कदम क्या होने वाला है। और वहीं यूपी के रामपुर, आजमगढ़ और पंजाब की संगरूर लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग हुई थी। तीनों लोकसभा सीटें इसी साल विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई थी। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के घनश्याम लोधी बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, 23 जून को ये चुनाव हुए थे। अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि कौन जीतेगा, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर बनी हुई है। वहीं अगर रामपुर सीट की बात करें तो रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के घनश्याम लोधी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आगे बनाए हुए हैं। तो एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, उपचुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। रुझान आपको बता रहे हैं, रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है। आजमपुर से
माफ कीजिएगा, आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे अब से थोड़ी ही देर में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन बड़ी अपडेट यही कि बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लाल लोधी जीते हैं। लगातार बाई पोल्स के रिजल्ट्स क्या है ये आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, वो आगे हैं। उपचुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। 23 जून को ये चुनाव हुए थे। लगातार एक के बाद एक आजमगढ़, रामपुर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि कांटे की टक्कर देखने को मिली थी शुरुआती दौर में। रामपुर की भी बात कर लें, आजमगढ़ की भी बात कर लें, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन बात पंजाब की भी करेंगे। पंजाब की संगरूर लोकसभा उपचुनाव का नतीजा दिलचस्प होने जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि भगवंत मान के सीट छोड़ने के बाद से ही इस सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है और माना यही जा रहा था कि ये सीट आम आदमी, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम धूप है, गर्मी है, बारिश है, क्या लगे मतलब रात के 12-12 बजे सोए घर जाकर। इसके अलावा खुद प्रदेश की सरकार ने भी इसमें पूरा योगदान दिया। नहीं, प्रदेश की क्या सरकार ने योगदान दिया? प्रदेश की सरकार का, प्रदेश तो पूरे देश में प्रदेश में सरकार है। योगी जी भी आया, क्यों बाकी मंत्री नहीं, हर आदमी आता है, अपने प्रत्याशी को लड़ाने कोई नहीं आता। अब जीत के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, जीत के बाद ये संदेश देना चाहूँगा, हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। विकास को लेकर क्या कहेंगे? देखो, विकास तो भाजपा की प्राथमिकता है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं हम लोग। बस मैडम आप करो। तो रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। आप घनश्याम सिंह लोधी को सुन रहे थे और वहां पर देखिए किस तरीके से लगातार घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे थे। तो आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ आगे चल रहे हैं। वहीं आपने देखा घनश्याम सिंह लोधी रामपुर से जीते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की भी कर लेंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक करीब 11,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि करीब 11,000 वोटों से जीत हासिल की है। राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने के बाद से ये सीट खाली चल रही थी और इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने पुरजोर कोशिश की थी कि ये सीट वापस आम आदमी पार्टी के खाते में ही जाए। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक करीब 11,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों में तकरार जारी है। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और बाकी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिंदे के खिलाफ में युवा सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर विरोध जताया। शिवसेना में खींचतान के बीच नेता संजय राउत के बागियों के खिलाफ एक बार फिर तीखे तेवर नजर आए। बागी विधायकों से संजय राउत ने मुंबई आने की बात कही। संजय राउत ने कहा कि अगर बाकी विधायकों के पास हिम्मत और बहुमत है तो मुंबई आए, एयरपोर्ट पर मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि लाखों शिवसेना कार्यकर्ता सिर्फ उनके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यूपी की रामपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने 42,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। घनश्याम लोधी ने आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी असीम रजा को हराया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने हाल ही में विधायक निर्वाचित होने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 11,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। जीत के बाद पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया और कार्यकर्ता ढोल बाजे के साथ झूमते हुए नजर आए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बारदोली उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया है। इस सीट पर साहा का मुकाबला 5 उम्मीदवारों से था, जिन्हें हराते हुए उन्होंने इस कांटे की सीट पर जीत दर्ज की। जीत पर माणिक साहा ने विक्ट्री साइन दिखाकर जनता को धन्यवाद कहा। वहीं समर्थक भी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए।
G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। पीएम G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, आतंकवाद से मुकाबला और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने आज देशवासियों को मन की बात के जरिए संबोधित किया। मन की बात का ये 90वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ इमरजेंसी के वक्त को भी याद किया। पीएम मोदी ने ये कहा कि देश को आजादी के अमृत वर्ष में इमरजेंसी के भयावह दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसका गवाह मैं खुद बना था। वाराणसी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकरा गया। तुरंत हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को वापस सर्किट हाउस ले जाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी में मौजूद थे। पुलिस लाइन से उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी से टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रही है और जगह जगह पर निगरानी करने के लिए पुलिस के जवान तैनात कर दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अमरनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। असम में बाढ़ से लोग परेशान हैं। सड़क और घर सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों को राहत कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। सिलचर इलाके में सैलाब के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। असम में बाढ़ से मची तबाही के बाद कुछ इलाकों में जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। खाने पीने और जरूरी सुविधाओं की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। राहत कैंप में रह रहे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही है, जिससे हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान टीम ने 3 करोड़ रुपए कैश, दर्जनों जमीन के कागजात, सोने चांदी के जेवर समेत कई बैंकों के एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। अभी 4 ठिकानों पर नोटों की गिनती जारी है। जितेंद्र कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दिल्ली के रोहिणी में प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग पूरे गोदाम में फैल गई। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 23 गाड़ियों को लगाया गया था। काफी देर तक दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत करते रहे, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए फायर रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भीषण आग ने कहर बरपाया हुआ है। अचानक फागू थ्योक मार्केट में आग लग गई और आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई और कुछ मिनटों में ही आग ने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। आग बुझाने के लिए काफी देर तक दमकल कर्मी जुटे रहे, लेकिन आग ने तब तक आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के कानपुर में बीच सड़क पर 2 युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि दोनों युवक राहगीर मोबाइल चोरी कर भाग रहे थे, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने दोनों युवकों को घेर लिया और बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक भीड़ पीटती रही। वहीं मौके पर कुछ लोग आए, जिसके बाद दोनों युवकों को छुड़ाया गया। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला 14 जून का है, जब युवक लोडर लेकर घर आया हुआ था, जहां उसी की गली में कार से आए बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का यह आरोप है कि पुलिस मामले में मदद नहीं कर रही है। पुलिस ने 151 के तहत आरोपियों के साथ मेरा भी चालान काट दिया है। फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से चट्टान से गिरा मलबा सड़क पर आ गिरा और हाईवे बंद हो गया। इसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियां रुक गई। मशीन के जरिए मलबे को हटाने का काम जारी है। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज पर बोट क्लब बनकर तैयार हो चुका है। लोग अब गंगा घाटों के किनारे बोटिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। 2014 में कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस बोट क्लब को बनाने का फैसला लिया था। जुलाई में बोट क्लब का लोकार्पण किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि ये बोट क्लब अच्छा पर्यटन स्थल साबित होगा और कानपुर के पर्यटन को भी इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। ड्रग
इलाके में 6 थाने की पुलिस पहुंची और करीब 3500 लीटर हथकंड शराब नष्ट कर दी गई और अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें भी जब्त कर ली गई है। लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। जिले में पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है जब कप्तान रोहित शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोहित शर्मा की देखभाल कर रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 5 बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। खबर यह है कि अगर रोहित शर्मा की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई तो ऋषभ पंत को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। उदय सावंत, एक और विधायक जो बागी रुख अख्तियार करते हुए अब गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। यानी अब वो आंकड़ा लगातार एकनाथ शिंदे के पक्ष में बढ़ता चला जा रहा है, जिसका वो दावा कर रहे हैं। बेहद अहम खबर न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त अब एक और विधायक लगातार जिस तरह का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे थे उसी कड़ी में अब वो रवाना हो चुके हैं। उदय सावंत मुंबई से गुवाहाटी के लिए। इससे पहले भी ये बात कही जा रही थी कि ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि दावा न्यूज 18 से खास बातचीत में ये करते हुए एकनाथ शिंदे गुट ने ये कहा है कि सिर्फ शिवसेना की नहीं, बड़ी तादाद में निर्दलीय विधायक भी अब उनके साथ मौजूद हैं। और अब एक नया नाम जुड़ा है उदय सावंत का, जो कि अब यहां से रवाना हो चुके हैं गुवाहाटी में उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए जो शिवसेना के बागी विधायक के तौर पर गुवाहाटी में जुटे हुए हैं। यानी एक एक कर तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो जहां एक और उद्धव ठाकरे सरकार अब बागियों पर कार्रवाई करने के संकेत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक एक करके अब उधर आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। उदय सावंत भी अब गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं मुंबई से। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की, किस तरह से अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है गुवाहाटी में। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है, इसमें हार और जीत किसके पाले में आती है, क्योंकि दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है कि अभी भी सरकार मजबूती से डटी हुई है। कई ऐसे बागी हैं जो शिवसेना के संपर्क में हैं और साफ तौर पर यह बात संजय राउत ने कही कि तकरीबन 20 ऐसे और विधायक जो लगातार उनके साथ संपर्क में हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ये कि बागी विधायकों के पाले में एक और विधायक जाते दिखाई दे रहे हैं, उदय सावंत, जो कि मुंबई से अब गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी जो दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा था कि 50 से भी ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं और उनके समर्थन में ये आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा। और इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है अब उदय सावंत का। उदय सावंत